हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हैं एक अगला टॉपिक लेकर के। और आज का जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है ये है प्रमुख संगतियाँ, बौद्ध संगति, जैन संगति और संगम संगति। तो इन तीनों संगतियों को हम एक साथ जो है तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टि से पढ़ेंगे, ताकि चीज़ें तीनों एक साथ ही आसानी से क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आप लोग पहले पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, कई लोगों के द्वारा पढ़ाया गया होगा, लेकिन हमारे पढ़ाने का थोड़ा सा अंदाज़ अलग है, इसलिए आपको चीज़ें एकदम पूरा कन्फ्यूजन यहीं क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली में अगर बात करें हम बौद्ध संगति, जैन संगति और संगम संगति, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर संगति क्या होती है। बौद्ध संगति क्या है, जैन संगति क्या है और संगम संगति क्या है। संगति का मतलब ये कहा जाए कि एक तरह से सभा। अगर हम बात करें एक्चुअली में, अगर आप देखें तो तेज़ी से जो है प्राचीन काल में महाजनपदों का उदय होता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और जब महाजनपदों का उदय होता है तो तेज़ी से लोगों ने क्या किया कि जो शासक होते हैं अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर देते हैं। और अपने साम्राज्य विस्तार में कई राजाओं के द्वारा जो है लगातार युद्ध लड़े जाते हैं। और युद्ध लड़ने के दौरान जो है भाई खून खराबा होता है, युद्ध के दौरान जन धन की हानि होती है और लोग जो है इससे बहुत ऊब चुके थे, इस दिनचर्या से लोग बहुत ऊब चुके थे और समाज में जो है कर्मकांडिता बहुत चरम सीमा पर व्याप्त हो गई थी। तो इस कर्मकांडिता को समाप्त करने के लिए दो महान धर्मों का उदय होता है, जो प्राचीन में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन को दूर करने का काफ़ी हद तक जो है इन्होंने प्रयास किया। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक्चुअली में 6वीं शताब्दी में जो है अस्तित्व में आ जाते हैं। तो बौद्ध धर्म, इसके बाद बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं वो गौतम बुद्ध हैं। तो गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है तो गौतम बुद्ध के मृत्यु के दौरान ही, चूँकि जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो तमाम तरह की जो है बातें उठने लगती हैं, मतभेद की स्थिति पैदा हो जाती है। और उसी मतभेद की स्थिति को दूर करने के लिए 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। प्रथम बौद्ध संगति का जो है आयोजन किया गया, यानी कि सभी लोगों को बुला करके एक तरह से जो है बैठा करके आपस में विचार विमर्श किया जाए। तो इस तरह से जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। अब हम एक एक बौद्ध संगति के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे और किस बौद्ध संगति में क्या कहा गया है, क्या अस्तित्व में आया, कौन सी चीज़ें लाई गई, ठीक, तो इनको को हम पूरा डिटेल से कवर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं टॉपिक पे। प्रथम बौद्ध संगति। अगर प्रथम बौद्ध संगति की बात करें यदि हम, तो प्रथम बौद्ध संगति प्रथम बौद्ध संगति यह 483 BC में जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। एक्चुअली में अगर हम बात करें तो 483 BC का जो टाइम पीरियड है, इस समय जो है हर्यक वंश का शासन था। कब था, किसका शासन था, तो हर्यक वंश का शासन था। और हर्यक वंश का जो शासक था तो वो था अजातशत्रु। पहली बार जो बौद्ध संगति का आयोजन किया गया वो किसके समय में आयोजित किया गया था, तो वो आयोजित किया गया था अजातशत्रु के टाइम पीरियड में। तो इस समय शासक कौन था, तो शासक जो था वह था अजातशत्रु। शासक कौन था, अजातशत्रु। वही हर्यक वंश, जैसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, जिन्होंने जो है अपने अपने पिता की हत्या करके जो है सिंहासन को प्राप्त किया था। इसके बाद इसी प्रथम बौद्ध संगति में ही इसकी अध्यक्षता दो किए थे। अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो महाकश्यप के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। और प्रथम बौद्ध संगति में जो 3 पिटक थे, 3 पिटक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की। लेकिन यहाँ अभिधम्म पिटक की चर्चा हम नहीं करेंगे। यहाँ सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। सुत्त पिटक और 2 पिटक, यानी कि सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना
की गई थी। एक्चुअली में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना यहाँ की गई थी। इसके बाद सुत्त पिटक के जो संकलन करता थे, सुत्त पिटक के जो संकलन करता थे वो थे आनंद। सुत्त पिटक के संकलन करता थे आनंद। सुत्त पिटक संकलन करता कौन थे? आनंद। और आनंद को सुत्त पिटक के संकलन करता कौन थे? आनंद। चूँकि आनंद जो थे ये महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। आनंद महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे और इन्हें धर्मसूत्र का प्रतीक माना जाता है। आनंद को धर्मसूत्र या न्याय का प्रतीक माना जाता है। किसको? तो आनंद को धर्मसूत्र या न्याय का प्रतीक माना जाता है। धर्मसूत्र अथवा न्याय का प्रतीक किसे माना जाता है? तो आनंद को माना जाता है। और विनय पिटक की जो रचना संकलन करता कौन थे? तो उपाली थे। विनय पिटक के संकलन करता कौन थे? उपाली। विनय पिटक के संकलन करता कौन थे? तो उपाली थे। और उपाली को आचार सूत्र की संज्ञा दी जाती है। उपाली को आचार सूत्र की जो है इनको उपमा दी जाती है। और प्रथम बौद्ध संगति आयोजित कहाँ की गई थी? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी सप्तपर्णी गुफा में। और ये सप्तपर्णी गुफा कहाँ थी? तो यह थी राजगृह में। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित थी? तो सप्तपर्णी गुफा जो थी यह राजगृह में अवस्थित थी। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में अवस्थित थी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन यहीं किया गया था और ये बिहार में है। इसके बाद 483 BC में इसका आयोजन किया गया था। अजातशत्रु इस समय जो है वहाँ का मगध का शासक हुआ करता था और इसकी अध्यक्षता जो की गई थी वो महाकश्यप के द्वारा की गई थी। इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक की जो है रचना की गई थी। इसके बाद सुत्त पिटक के संकलन करता आनंद थे और आनंद को धर्मसूत्र अथवा न्याय का प्रतीक माना जाता है। विनय पिटक के संकलन करता आनंद उपाली थे और उपाली को जो है आचार सूत्र का प्रमुख माना जाता है। इसके बाद जो है अगली जो बौद्ध संगति है वो द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन प्रथम बौद्ध संगति के ठीक 100 वर्ष बाद किया जाता है। यानी कि अगर यहाँ 483 BC में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया है तो 383 BC में जो है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। और द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो किया गया था, यह वैशाली में किया गया था। यह कहाँ किया गया था? तो वैशाली में किया गया था। और अभी तक हमने देखा जो प्रथम बौद्ध संगति में चूँकि 100 वर्ष पहले यह संगति हुई थी तो यहाँ का शासक जो था वह अजातशत्रु हुआ करता था। और अब जो शासक है, किस शासक का टाइम पीरियड में जो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है तो वह है कालाशोक। और कालाशोक जो है यह शिशुनाग वंश का शासक है। यह शिशुनाग वंश का या नागवंश का शासक है कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। और इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति इसकी अध्यक्षता जो किए थे वह शाबक मीर। किसकी अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगति जो है संपन्न हुई थी? तो शाबक मीर की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगति संपन्न हुई थी। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति में ही पहली बार जो है यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
और जब मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो यहीं पे द्वितीय बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, दो संप्रदायों में जो है यह विभाजित हो जाता है। द्वितीय यहीं पे जो है विभाजन पड़ जाता है बौद्ध धर्म में और यह दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, अस्थाविर और महासांगिक, अस्थाविर और महासांगिक, अस्थाविर और महासांगिक जो है यह दो संप्रदायों में विभाजित होता है। पहली बार जो है बौद्ध धर्म में विभाजन कब पड़ता है, फूट कब पड़ता है, मतभेद की स्थिति कब उत्पन्न होती है, तो वह द्वितीय बौद्ध संगति में ही यह जो है विभाजित हो जाता है दो संप्रदायों में। और अस्थाविरवादी को ही थेरवादी भी कहा जाता है, अस्थाविर को ही थेरवादी कहा जाता है, थेरवादी, यानी कि ये परंपरावादी थे। ये जो है बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं का जो है ये क्या करते थे, उसको फॉलो करते थे। और इसका जो प्रधान केंद्र था, वह कश्मीर था। वह प्रधान केंद्र इसका कौन था, तो कश्मीर था। इसका प्रधान केंद्र कौन था, कश्मीर था अस्थाविर का। और इसे थेरवादी भी कहा जाता है। इसका प्रधान केंद्र कश्मीर था। और ये लोग जो अपना गुरु मानते थे वो महाकच्चायन को मानते थे। इनके गुरु कौन थे, गुरु थे महाकच्चायन, इनके गुरु थे महाकच्चायन इनके गुरु थे। और जो महासांगिक है इसको सर्वस्ववादी कहा जाता है। महासांगिक को क्या कहा जाता है, तो सर्वस्ववादी कहा जाता है। और ये लोग क्या थे, ये लोग परिवर्तनवादी थे, ये लोग परिवर्तनवादी थे। ये लोग जो है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन चाहते थे, बौद्ध धर्म में परिवर्तन ये लोग चाहते थे, महासांगिक के लोग जो थे। और इन्होंने अपना गुरु जो माना था वो महाकश्यप को माना था। इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु जो थे, इनके आदर्श कौन थे, तो महाकश्यप। और इनका जो प्रधान केंद्र हुआ करता था, वो मगध था। इनका प्रधान केंद्र कौन था, तो वो मगध था इनका प्रधान केंद्र। और इनका जो अस्थाविर थे जिन्हें थेरवादी कहा गया, तो इनका प्रधान केंद्र जो था वो कश्मीर था। और इनके जो आचार्य गुरु थे वो कौन थे, तो वो महाकच्चायन थे। इसके बाद हम देखते हैं तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति जो है यह अशोक के जो है टाइम पीरियड में इसका आयोजन किया जाता है। लगभग इसका जो टाइम पीरियड है वह 250 BC में जो है 250 BC में इसका जो है आयोजन किया जाता है। और इसका आयोजन जो किया जाता है वो पाटलिपुत्र में किया जाता है। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो इसका आयोजन पाटलिपुत्र यानी जिसका वर्तमान नाम क्या है, पटना है। यहीं पे जो है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। और शासक कौन था, गुप्त वंश का महान चक्रवर्ती शासक अशोक महान। अशोक टाइम पीरियड किसका था, तो अशोक का टाइम पीरियड था। और यहीं पे जो है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। और जो इसके अध्यक्ष थे, इसके तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो मोगालिपुत्तिस अध्यक्ष। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, मोगालिपुत्तिस। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगालिपुत्तिस है। और यहीं पे जो है अशोक के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है, अशोक महान के द्वारा, कि संघ में जो भी यदि कोई फूट डालने की कोशिश करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा, उसके लिए दंड का प्रावधान किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर संघ में
फूट डालने की कोशिश करता है या संघ में मतभेद की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उसे दंड का प्रावधान। संघ में मतभेद की स्थिति में क्या करेगा? दंड का प्रावधान। और यहीं पे जो है इसी संगति में मोगाली पुत्तिस के द्वारा कथा वस्तु नामक टीका की रचना की जाती है। कथा वस्तु नामक टीका की रचना जो है मोगाली पुत्तिस के द्वारा यहीं पे किया जाता है। और तृतीय बौद्ध संगति में ही अशोक ने जो है विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। और इसी के टाइम पीरियड में जो है जो भी बौद्ध धर्म सिर्फ मठों तक ही सीमित था, सिर्फ जो है गुफाओं तक ही सीमित था, इन्होंने यहाँ से निकाल करके इन्होंने जो है एक राष्ट्रीय धर्म बना दिया। यहाँ तक कि चीन, तिब्बत, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया, इस सभी देशों में जो है इन्होंने अपना प्रचार दल जो है भेज करके इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। तो इसके बाद है चतुर्थ बौद्ध संगति और अंतिम बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति यह जो हुआ था यह कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ था। यहाँ का शासक कौन था? तो कुषाण शासक कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क के टाइम पीरियड में जो है यह चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और यह प्रथम ईस्वी में जो है इसका आयोजन किया गया था। हम लोग BC से ईस्वी में आ गए। प्रथम ईस्वी में जो है इसका आयोजन किया गया था। और यह आयोजन जो किया गया था यह कुंडलवन कश्मीर में जो है इसका आयोजन किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगति का। और इसके दो अध्यक्ष थे। अश्वघोष थे। अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे। इसके बाद एक नए पद यानी कि उपाध्यक्ष पद का सृजन जो है वो चतुर्थ बौद्ध संगति में किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति में जो है एक उपाध्यक्ष पद का सृजन किया गया। और उपाध्यक्ष जो थे वह अश्वघोष थे। अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और शासक कौन था? तो वो कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क हुआ करता था। इसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति में ही पहली बार जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। संस्कृत भाषा का प्रयोग। और यहीं पे जो है चतुर्थ जो अभिधम्म पिटक था, अभिधम्म पिटक की जो है रचना वो तृतीय बौद्ध संगति में किया जाता है अभिधम्म पिटक का। ठीक, इसके बाद यहीं पे दूसरी बार जो है बौद्ध धर्म में विभाजन पड़ जाती है। ठीक, बौद्ध धर्म जो है पुनः अभी हमने देखा था कि द्वितीय बौद्ध संगति में जहाँ बौद्ध धर्म में प्रथम बार जो है फूट पड़ती है वह दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। लेकिन दूसरी बार जो है बौद्ध संगति में जो है कब फूट पड़ जाती है? तो वह चतुर्थ बौद्ध संगति में। और यह दो भागों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान, दो संप्रदायों में। हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बढ़ जाता है। हीनयान और महायान यह दो जो है संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। और यह कब होता है? तो यह चतुर्थ बौद्ध संगति में होता है कनिष्क के टाइम पीरियड में। हीनयान और महायान एक्चुअली में जो ये हीनयान थे, ठीक, हीनयान जो थे ये परिवर्तन नहीं चाहते थे। ये महात्मा बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं थी उसको ही ये लोग
मानते थे, उसको ये लोग फॉलो करते थे, ठीक। लेकिन जो ये महायानवादी थे, महायान जो थे और यह यथास्थिति में, जो प्राचीन धर्म था वो हीनयान यथास्थिति में ही बना रहा। लेकिन ये जो महायान था ये एक नया संप्रदाय जो है अस्तित्व में आता है, महायान, और ये लोग परिवर्तनवादी कहलाए, ठीक। ये लोग क्या कहलाए? परिवर्तनवादी कहलाए। ये लोग जो है उसमें परिवर्तन चाहते थे। बौद्ध धर्म के जो मूल रूल रेगुलेशन थे उसको ये लोग फॉलो नहीं करना चाहते थे, उसमें जो है अपने तरीके से कुछ नया रूल रेगुलेशन लागू करना चाहते थे। इसके बाद है हीनयान। हीनयान आगे चल कर के दो और भागों में विभाजित हो जाता है। आगे चल कर के हीनयान जो है वह दो और भागों में विभाजित हो जाता है, जिसको वैभाषिक और सैद्धांतिक के नाम से जाना जाता है। जिसको वैभाषिक और सैद्धांतिक के नाम से जाना जाता है। वैभाषिक और सैद्धांतिक जिसको वैभाषिक और सैद्धांतिक के नाम से जाना जाता है। यह हीनयान की दो उपशाखाएं थी। हीनयान की दो उपशाखाएं कौन सी? वैभाषिक और सैद्धांतिक। ये दो शाखाएं थी जो आगे चल करके ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो ये कहाँ से अस्तित्व में आती हैं? तो ये हीनयान से ही। और हीनयान महायान जो है वो चतुर्थ बौद्ध संगति में दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक्चुअली में जो ये वैभाषिक था, वैभाषिक ये तन मन और चित्त, तन मन अथवा चित्त संसार, तन मन अथवा चित्त संसार दोनों की उपस्थिति को स्वीकार करता था। ये जो वैभाषिक था ये तन मन अथवा चित्त और संसार, तन मन अथवा चित्त और तन मन चित्त और संसार ये दोनों की उपस्थिति को स्वीकार करता था। कौन? वैभाषिक। दोनों की उपस्थिति, यह दोनों की उपस्थिति को स्वीकार करता था। तन मन चित्त और संसार ये दोनों की उपस्थिति को स्वीकार करता था। कौन? वैभाषिक। और यह बाह्य प्रत्यक्षवाद को भी स्वीकार करता था। और यह क्या करता था? बाह्य प्रत्यक्षवाद को भी स्वीकार करता था। बाह्य प्रत्यक्षवाद को भी यह क्या करता था? स्वीकार करता था। बाह्य प्रत्यक्षवाद को भी स्वीकार कौन करता था? तो यह वैभाषिक, जो किसकी उपशाखा थी? तो हीनयान की उपशाखा थी। और जो सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक यह प्रत्यक्षवाद का विरोध करता था। यह जो है प्रत्यक्षवाद का विरोध करता था। सैद्धांतिक जो है यह प्रत्यक्षवाद का विरोध करता था। सैद्धांतिक जो है यह प्रत्यक्षवाद का विरोध करता था। प्रत्यक्षवाद का विरोध करता था। यह प्रत्यक्षवाद का विरोधी था। और यह ज्ञान को ही एक अनुभव मानता था। जो ये प्रत्यक्षवाद का विरोधी था और जो सैद्धांतिक है यह ज्ञान को ही एक अनुभव मानता था। यह ज्ञान को एक अनुभव मानता था। सैद्धांतिक। और इसी तरह से जिस तरह से हीनयान दो उपशाखाओं में बढ़ जाता है आगे चल कर के, इसी तरह से महायान भी आगे चल कर के दो उपशाखाओं में बढ़ जाता है। महायान भी आगे चल कर के दो उपशाखाओं में बढ़ जाता है, जिसे शून्यवाद और विज्ञानवाद के नाम से जाना जाता है। शून्यवाद और विज्ञानवाद के नाम से जाना जाता है। विज्ञानवाद के नाम से जाना जाता है। शून्यवाद के जो प्रणेता थे वह थे नागार्जुन। शून्यवाद के प्रणेता कौन थे? तो ये नागार्जुन थे प्रणेता। और नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है नागार्जुन को। और इन्होंने शून्यवाद का मतलब है कि यहाँ शून्य का मतलब तो यहाँ ये उपस्थित हो रहा है
कि कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्चुअली में यह जस्ट इसका अपोजिट है। शून्यवाद का मतलब कि यह सब कुछ स्वीकार करता है, यह जो है क्या करता है, यह सब कुछ स्वीकार करता है शून्यवाद। और इसके जो प्रणेता कौन थे, तो नागार्जुन थे। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और भारत का आइंस्टीन भी ने कहा जाता है। और इसके बाद जो विज्ञानवाद है, विज्ञानवाद यह जो है इसके प्रणेता थे मैत्रेयनाथ। इसके प्रणेता कौन थे, तो इसके प्रणेता थे मैत्रेयनाथ और इसके प्रणेता कौन थे, तो नागार्जुन। इसके बाद थोड़ा सा और इस टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगति में ही क्या होता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति में ही यहीं पे पहली बार जो है मूर्ति पूजा का आरंभ हो जाता है। इससे पहले जो है, चूँकि महात्मा बुद्ध जो थे वो स्वयं भी जो है मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन एक्चुअली में आगे चल करके जब दो उसमें विभाजन पड़ गया, तो जो परंपरावादी थे इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की मूर्ति जो है बनाना प्रारंभ कर दिया। एक्चुअली में बौद्ध धर्म की मूर्ति जो पहली बार बनी थी वो गंधार कला शैली में बनी थी। गंधार कला शैली जो है गंधार कला शैली और गंधार कला शैली जो है वो भारत और यूनान की एक मिश्रित कला शैली है। भारत और यूनान की जो है एक मिश्रित कला शैली है। और इसी कला में जो है सबसे पहले महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो है बनाई गई। और ये लोग जो है महात्मा बुद्ध को भगवान मानते थे। महात्मा बुद्ध को क्या करते थे, लोग भगवान मानते थे। और इन्होंने जो है इनकी मूर्ति बना करके जो है पूजा करना आरंभ किया। तो एक्चुअली माना जाता है कि सबसे पहले जो है मूर्ति पूजा का प्रचलन जो है कहाँ से अस्तित्व में आया, तो यहीं से जो है मूर्ति पूजा का प्रचलन जो है अस्तित्व में आ जाता है। और यहीं से जो है धीरे धीरे चीज़ें एकदम परिवर्तित होने लगती है। इस तरह से जो है बौद्ध संगति समाप्त हुई। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बौद्ध संगति से रिलेटेड इससे बाहर हो जाए। अब हम लोग बौद्ध संगति को कवर कर लिया, अब हम लोग कवर करेंगे जैन संगति। अब हम लोग कवर करेंगे इसको जैन संगति के बाद। जैन धर्म को समाप्त के बाद अब हम लोग जो है बौद्ध धर्म के समाप्त होने के बाद हम लोग जैन धर्म पे थोड़ा डिटेल चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली में जैन धर्म के जो संस्थापक माना जाता है कि उसमें जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों की चर्चा होती है। एक्चुअली में हमें कुछ तीर्थंकर नहीं पढ़ना है, चूँकि हम जैन संगति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली में जो है जो माना जाता है तो वो हम बात करेंगे महावीर स्वामी के बारे में। एक्चुअली में जब महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्ति के बाद जो है धीरे धीरे स्थितियाँ बदलने लगती है और धीरे धीरे उसमें भी मतभेद की स्थिति पैदा होने लगती है। एक्चुअली में 300 BC के आसपास जो है लगभग मगध में एक बहुत बड़ा जो है अकाल पड़ जाता है। लगभग 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मगध जैन धर्म के दो महान गुरु थे जो है स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जो थे वो अपने शिष्यों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ और स्वयं, चूँकि टाइम पीरियड जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का है, यानी कि मौर्य साम्राज्य के साथ स्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड था। तो वो स्वयं जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वो दक्षिण भारत की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोलाम जाते हैं। वहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना संलेखना पद्धति से अपने प्राण को त्याग देते हैं। एक्चुअली में इसके बाद जब फिर क्या होता है कि जब अकाल समाप्त हो जाता है तो वो अपने शिष्यों के साथ वापस आ जाते हैं मगध। और यहाँ पे जब देखते हैं तो एक्चुअली में यहाँ पे काफ़ी चीज़ें परिवर्तित हो गई थी। इसके बाद जो जैन धर्म के मूल अनुयायी थे, जो मूल शिक्षाएं थी, जो मूल रेगुलेशन थे, जैन धर्म के लोग एक्चुअली में जो है वस्त्र को धारण नहीं करते थे। वो आकाश को ही अपना जो है वस्त्र मानते थे और ऐसा मानते थे कि एक्चुअली में जो वस्त्र धारण करने से जो है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, उन्हें जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ऐसा उनका मानना था अपना जो है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं भद्रबाहु के नेतृत्व में। इसके बाद क्या होता है स्थूलभद्र के नेतृत्व में, यहाँ पे ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, ठीक। और जिसकी वजह से पहली बार जो है जैन धर्म में फूट पड़ जाती है। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेतांबर है ये लोग जो है श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। एक्चुअली में ये लोग जब श्वेत वस्त्र धारण करने लगे तो ये लोग परिवर्तनवादी कहलाए। ये लोग क्या कहलाए? परिवर्तनवादी कहलाए। और जो दिगंबर थे ये जैन धर्म के मूल फॉलोअर थे, जैन धर्म की मूल शिक्षाओं में ही ये लोग विश्वास करते थे। एक्चुअली में जो है इसके बाद पहली बार 300 BC में प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया। 300 BC में प्रथम जैन संगति, प्रथम जैन
संगीत का आयोजन किया गया। जैन संगीत का आयोजन किया गया और यह 300 BC में पाटलिपुत्र में जो है आयोजित किया गया। पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया और इसकी जो अध्यक्षता किए थे स्थूलभद्र क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। स्थूलभद्र इसके प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, मना कर देते हैं उन्होंने। भद्रबाहु के अनुयायी इसमें भाग नहीं लेते हैं। इस जो है संगति में भद्रबाहु के जो अनुयायी थे, जो शिष्य थे उनके, वो लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं। और इसमें जैन धर्म के जो ग्रंथों थे उसका जो है संकलन किया गया। जैन धर्म के ग्रंथों का संकलन किया गया। और प्रथम जैन संगति में ही जो जैन धर्म विभाजित हुआ था 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर यानी कि निर्वस्त्र, यानी कि जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे ये परिवर्तनवादी कहलाए। और जो दिगंबर थे ये परंपरावादी कहलाए। एक्चुअली में ये जो है, ये लोग जो दिगंबर थे, निर्वस्त्र वाले थे, ये लोग जो है जैन धर्म के मूल शिक्षाओं में कोई बदलाव नहीं चाहते थे, कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। इस तरह से जो है जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। और जिस तरह से हमने देखा था कि बौद्ध धर्म आगे चल करके 2 भागों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान, उसी तरह से यहाँ विभाजित हो जाता है श्वेतांबर और दिगंबर। इसके बाद हमने देखा कि प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो 483 BC में हुआ था, जबकि यहाँ पे प्रथम जैन संगति का जो आयोजन होता है वह 300 BC में होता है। यहाँ पे हमने देखा है प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, लेकिन यहाँ हमने देखा कि जैन संगति के जो प्रथम अध्यक्ष थे, जो पहली बार जिन्होंने अध्यक्षता किया था, वो स्थूलभद्र थे। जैन संगति का आयोजन जो है वो पाटलिपुत्र में किया गया था, जबकि बौद्ध संगति का आयोजन जो है वह जो हुआ था वह सप्तपर्णी गुफा यानी कि राजगृह में हुआ था। इसके बाद एक्चुअली में कुल 5 जैन संगतियाँ हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो पहली बौद्ध संगति, जैन संगति और 5वीं जैन संगति। तो बीच के जैन संगतियों के बारे में बहुत ज़्यादा जो है स्पष्ट कहीं उपलब्ध नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण कहीं से मिलता नहीं है। कब आयोजित किया गया इसके बारे में नहीं, बस इतना जानते रहिए कि 5 जैन संगतियों का आयोजन किया गया था। तो जो आखिरी जैन संगति थी, 5वीं जैन संगति है, वह 6वीं शताब्दी में आयोजित की गई थी। 6वीं शताब्दी में जैन संगति जो 5वीं जैन संगति थी वह वल्लभी में आयोजित की गई थी। वल्लभी और वल्लभी कहाँ है? तो ये वल्लभी जो है गुजरात में है। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। वल्लभी गुजरात में है और इसकी जो अध्यक्षता की जाती है देवर्धि क्षमाश्रयण के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। देवर्धि क्षमाश्रयण के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। और यह 512 जो है AD में 512 AD में जो है इसका
आयोजन किया जाता है। गुजरात के वल्लभी में देवर्षि क्षमा श्रमण के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन होता है वो 383 BC में होता है, जबकि एट लास्ट में जो है जो बौद्ध संगति का आयोजन, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन होता है वह कब होता है, तो प्रथम ईस्वी में होता है, जबकि यहाँ पे अंतिम जैन संगति का जो आयोजन होता है वो 512 AD में होता है। इसके बाद बौद्ध संगति हो गया, जैन संगति हो गया। अब हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें संगम संगति पर। संगम संगति पर एक्चुअली में संगम संगति की बात करें तो ये संगम संगति जो है ये दक्षिण भारत से रिलेटेड है, दक्षिण भारत की संगति है। एक्चुअली में दक्षिण भारत के इतिहास को संगम इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। संगम का मतलब होता है कि सम्मेलन या सभा, यानी कि समागम, कवियों का सम्मेलन या सभा या समागम। एक्चुअली में अगर यहाँ बात करें तो इसमें जो है 3 वंशों का जिक्र आता है, चोल, चेर और पांड्य। चोल शासक, चेर शासक और पांड्य शासकों का जो है ये सामूहिक रूप से जो है इनके द्वारा जो है एक सभा का आयोजन किया जाता था, जिसे संगम साहित्य या संगम सभा के नाम से जानते हैं, या समागम, यानी कि कवियों का एक सम्मेलन हुआ करता था। तो आइए देख लेते हैं, कुल 3 संगम समितियां जो है आयोजित की गई हैं। उसके बाद एक्चुअली में अगर हम देखें तो पहली बार वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, एक्चुअली में उत्तर भारत में जितना डेवलपमेंट हो रहा था, साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, महाजनपदों का उदय हो रहा था, दक्षिण भारत में ऐसी कोई जो है गतिविधियां नहीं हो रही थी। तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अगस्त ऋषि जो है जाते हैं। अगस्त ऋषि के द्वारा जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत में वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं प्रथम जैन संगति, प्रथम संगम संगति, प्रथम संगम संगति, प्रथम संगम संगति। और प्रथम संगम संगति की जो आयोजित किया गया था यह मदुरै में आयोजित किया गया था। ये कहाँ आयोजित किया गया था? मदुरै में, मदुरै यानी कि तमिलनाडु में, मदुरै यानी कि तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे, इसकी अध्यक्षता किया जाता है अगस्त ऋषि के द्वारा, या इन्हें अंगत्यार भी कहा जाता है। अगस्त ऋषि या अंगत्यार, अगस्त ऋषि या इन्हें अंगत्यार भी कहा जाता है। अंगत्यार, अगस्त ऋषि या इन्हें अंगत्यार भी कहा जाता है। और इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या थी, वो कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 4499 जो है ये कुल सदस्यों की संख्या थी। इसके बाद ये लगभग इसका जो टाइम पीरियड था वह लगभग 4400 वर्ष पूर्व था। इसका टाइम पीरियड क्या था? प्रथम संगम समिति का टाइम पीरियड कब था? तो 4400 BC पूर्व, 4400 BC पूर्व जो है यह संगम संगति आयोजित की गई थी। और इसमें कुल जो सदस्य थे, कुल सदस्यों की रचना, कुल सदस्य जो थे वो कितने थे? 4499। और इसमें कुल कितने कविताओं को शामिल किया गया है? कुल कितने कविताओं को शामिल किया गया है? तो वो 44,099 जो है इसमें कविताओं का ये संग्रह है। कितनी कविताओं का संग्रह है? 44,099 कविताओं का संग्रह है। ये है प्रथम संगम संगति, मदुरै में आयोजित की गई थी। अगस्त ऋषि या अंगत्यार के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। 4499 सदस्य जो है इसमें भाग लिए थे। और 4400 ईसा पूर्व जो है इसका आयोजन किया गया था। और 4499 जो है कविताओं का ये एक संग्रह है, संकलित है, इसमें शामिल किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि प्रथम संगति के बाद ही जो है मदुरै समुद्र में डूब जाता है, ऐसी कहावत है। इसके बाद है द्वितीय संगम समिति। द्वितीय संगम समिति, द्वितीय संगम समिति, द्वितीय संगम समिति। द्वितीय संगम समिति का जो आयोजन किया गया था यह किया गया था कटापुरम या कपाटपुरम, कपाटपुरम या
अलवय नगर, कपाटपुरम या अलवय नगर। कपाटपुरम या अलवय नगर में जो है यह द्वितीय संगम आयोजित किया गया था। और द्वितीय संगम की जो अध्यक्षता किए थे, ये पहले जो है शुरुआत में अगस्त ऋषि या अंगत्यार ऋषि के द्वारा ही आयोजित जो अध्यक्षता की जाती है, लेकिन आगे चल कर के जो है यह अध्यक्षता पद जो है अपने शिष्य को दे देते। अध्यक्षता का पद जो है वो किसको दे देते हैं? अपने शिष्य को, जिनका नाम है तोल्कापियर। जिनका क्या नाम है? तोल्कापियर। पहले अध्यक्ष अगस्त ऋषि, बाद में शिष्य तोल्कापियर, तोल्कापियर जो है ये इनके शिष्य थे। और इसमें कुल जो है जो सदस्य थे वो 49 सदस्य इसमें शामिल थे। कुल कितने सदस्य शामिल थे? इसमें 49 सदस्य जो है कुल इसमें शामिल थे। और ये 3300 वर्ष पूर्व जो है ये द्वितीय संगम का आयोजन किया गया था। द्वितीय संगम का आयोजन कब किया गया था? 3300 BC जो है पूर्व यह संगम समिति का द्वितीय संगम समिति का जो है आयोजन कब किया गया था? तो 3300 BC पूर्व में। और लगभग 3700 कविताओं का इसमें संग्रह है। द्वितीय संगम समिति में कुल कितने कविताओं का संग्रह है? तो वह 3700 जो है यह कविताओं का संग्रह है। कविताओं का कुल ये संग्रह है। और सबसे एकमात्र जो प्रमुख ग्रंथ उपस्थित है वह तोल्कापियर द्वारा रचित तोल्कापियर ग्रंथ है। तोल्कापियर ग्रंथ है जो व्याकरण पर आधारित है, जो तेलुगु में लिखा गया है। तमिल में जो है लिखित है क्या है? यह व्याकरण साहित्य है एक तोल्कापियर, जो तोल्कापियर अगस्त ऋषि के शिष्य के द्वारा जो है ये रचना किया गया था। तोल्कापियर। द्वितीय संगम समिति का आयोजन कब किया गया था? तो यह लगभग 3300 BC वर्ष पूर्व जो है 3300 BC में जो है इसका द्वितीय संगम समिति का आयोजन किया गया था। और पहले अध्यक्षता अगस्त ऋषि के द्वारा की जाती है, बाद में तोल्कापियर के द्वारा की जाती है। इसके बाद यह कपाटपुरम या अलवय नगर में जो है आयोजित किया गया था। और 3700 कविताओं का जो है इसमें संग्रह किया गया था। और तोल्कापियर ग्रंथ जो व्याकरण पे आधारित था। इसके बाद अंतिम जो संगम समिति है उसके बारे में देख लेते हैं। तृतीय संगम समिति और तृतीय संगम समिति जो आयोजित की गई थी यह मदुरै नगर में आयोजित की गई थी। मदुरै नगर में आयोजित की गई थी। और ऐसा माना जाता है कि मदुरै नगर में जो वंगई नदी में आई भयंकर बाढ़ के कारण जो है ये मदुरै नगर पूरी तरह से ये तबाह हो गया था मदुरै नगर। और यह इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो नक्कीरर के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। इससे पहले हमने देखा कि अगस्त ऋषि पहले संगम समिति का अध्यक्षता किए थे। दूसरे संगम समिति की भी अध्यक्षता अगस्त ऋषि या अंगत्यार के द्वारा की जाती है। आगे चल करके जो है उन्होंने अध्यक्षता पद अपने शिष्य तोल्कापियर को दे देते हैं। इसके बाद जो अंतिम संगम साहित्य का जो अध्यक्षता किया जाता है वो नक्कीरर के द्वारा किया जाता है। नक्कीरर के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। और इसके बाद जो है इसमें कुल सदस्यों की संख्या वो 449 सदस्य हैं। कुल कितने सदस्य हैं? 449 सदस्य हैं। और लगभग यह संगम समिति जो है कितने वर्षों तक चला? तो यह लगभग 1850 वर्षों तक जो है ये संगम समिति जो है तृतीय संगम समिति कितने वर्षों तक चला था? ये 1850 वर्षों तक चला था ये संगम समिति। इस तरह से जो है ये टॉपिक पूरी तरह से यहीं पे कवर होता है और कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि अब यहीं पे जो है बातें समाप्त कर देनी चाहिए। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।